नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखी हुई कहानी इखाने आकाश नाई। कभी मित्र लोग जब तीसरे सदस्य का मजाक करते तो जाने क्यों उसका मन अव्यक्त से बोझ से दबने लगता। इस बात को वह मजाक में नहीं ले पाता, पर इस समय उसके मन में सामने बैठी लेखा पर जाने कैसा प्यार उमड़ने लगा। कितनी कमज़ोर हो गई है बेचारी, कितना परिश्रम किया है। सिप्रा के स्कूल की बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। क्यों ना हम लोग आज ही उसके यहाँ चलें। प्लेट में नाश्ता लगाकर दिनेश की ओर बढ़ाते हुए लेखा ने कहा। चलो, हिम्मत वाली लड़की निकली, आखिर स्कूल खोल ही लिया। मुझे तो आज वह दिन याद आता है जब हेमेंद्र से अलग होकर वह बीनू की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोई थी। जाने क्यों उस दिन लगा था कि बस अब यह जिंदगी भर यूं ही रोती बिलखती रहेगी, पर कितनी जल्दी संभाल लिया उसने अपने आप को। मैं अंदर आ जाऊं लेखा जी? पर्दा हटाकर चमकते दांतों की एक झलक मारते हुए सुषमा ने पूछा। अरे आओ आओ, लेखा ने बिना कुर्सी से उठे ही स्वागत किया। खिड़की से सामने के कमरे की ओर झांकते हुए दिनेश ने पूछा, क्या बात है, आज महिम अभी तक नहीं लौटा क्या? महिम सामने के कमरे में ही रहता है। इधर जब जब सुषमा उससे मिलने आई है तो उससे मिलकर ही चली गई है, दिनेश के पास नहीं आई। उसी का उलाहना दिनेश ने दिया तो सुषमा झेप गई। वाह, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनके रहने पर मैं आपके पास आती ही नहीं, लेखा ने जरा छेड़ने के लहजे में कहा। आती तो नहीं आजकल, पर खैर तुझे दोष नहीं देंगे, यह उम्र ही ऐसी होती है। फिर नए प्याले में चाय डालते हुए पूछा, और सुना घर की क्या खबर है? घर की? और सुषमा 2 मिनट चुप हो गई, फिर मेज पर ही नजरें टिकाए बोली, हमने अपनी शादी की तारीख तय कर ली है और मैंने कल घर में ही सबको बता दिया है। ओहो, यह बात है, तब तो मुबारक हो सुषमा। लो, इस खुशी में मैं मिठाई की जगह 1 चम्मच चीनी ही खा लेता हूँ। और हंसते हुए दिनेश ने सचमुच ही 1 चम्मच चीनी फाँक ली। घर वाले मान गए अब तो? लेखा ने सुषमा के चेहरे पर छाई हल्की सी उदासी को लक्ष्य करके पूछा। कल से ही घर में कोहराम मचा हुआ है। पिताजी गुस्से में बावले हुए घूम रहे हैं और अम्मा ने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया है। अरे, वह सब ठीक हो जाएगा, शुरू में सब ऐसे ही करते हैं। खाली प्याला दिनेश ने लेखा के सामने सरका दिया। हाँ, ठीक तो हो ही जाएगा, पर इस समय घर वाले भी साथ देते तो बरबस ही आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए सुषमा ने कहा, पिछले 3 साल से मैं केवल घर वालों के लिए ही मर खप रही हूँ। नौकरी के साथ 2-2 ट्यूशन करके मैंने घर का सारा खर्च चलाया। अब पिंकी ने बीए पास कर लिया तो अपनी बात पर सोचना शुरू किया, पर इन लोगों ने इतना भी नहीं होता कि मेरी हंसी खुशी में साथ दें। सुषमा रुकी। दिनेश उसे तसल्ली देने के लिए कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने फिर शुरू कर दिया। इन लोगों के ख्याल से मैं बहुत सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी तो हूँ ही, ये सोचते हैं कि इस आधार पर तो ये मुझे बड़ी आसानी से किसी संपन्न परिवार में ब्याह सकते हैं, ऐसे परिवार में जहाँ जाकर मैं छोटी बहन का बोझ अपने ऊपर ले सकूं। पर मेरी समझ में नहीं आता कि वे, और आवेश में आकर उसने अपना होठ काट लिया। हम लोग करेंगे तुम्हारी शादी, तुम चिंता क्यों करती हो? दुनिया भर की हिम्मत तुम में है और इस बात पर यूँ घबरा रही हो, धत तेरी की। और दिनेश ने सारी बात को कुछ ऐसे हल्के ढंग से उड़ा दिया मानो कोई बात नहीं है। लेखा, आज तो मिठाई मंगवाओ तुम इस खुशी में। कौन सी तारीख तय की है? लेखा ने नौकर को रुपए देते हुए पूछा। 23 अप्रैल, बस अब तो 10 दिन बाकी रह गए हैं, कुछ लजाते हुए सुषमा बोली। महिम ने हमें नहीं बताया, यूँ रोज ही घंटों बैठकर गप्पे मारेगा और इतनी ज़रूरी बात पी गया। दिनेश ने एक बार फिर बाहर की ओर झांका। सामने महिम के कमरे में अभी तक ताला लटक रहा था। अभी तक लौटे ही नहीं हजरत। मिठाई की प्लेट सुषमा की तरफ बढ़ाते हुए दिनेश ने कहा, कल सिप्रा के स्कूल का उद्घाटन है, वहीं बैठकर तुम्हारी शादी की व्यवस्था भी कर लेंगे। लो, इस बात पर मिठाई खा लो।
सुषमा गुलाब जामुन तोड़ने लगी तो रोकते हुए बोला, नहीं नहीं, तोड़ कर नहीं, पूरा का उठाकर खा लो। सुषमा ने पूरा गुलाब जामुन मुंह में भर लिया तो उसके दोनों गाल फूल गए। रुमाल सामने लगाकर उसने जैसे तैसे उसे निगल लिया। हाँ ऐसे, हंसते हुए दिनेश ने कहा। अब जरा हंस भी दो, शादी की बात भी कोई ऐसे रोकर सुनाता होगा। हंसो हंसो। सुषमा हंस दी। कोर्ट में अर्जी तो दे ही दी होगी। हाँ कल ही दे दी। बस तब क्या, गवाहों की कोई कमी नहीं है और सब मित्र लोग मिलकर एक पार्टी कर देंगे। हो गई सुषमा की शादी। बोलो अब किस बात की चिंता है? सुहाग रात का कमरा मैं सजा दूंगी। हंसते हुए लेखा ने कहा तो सुषमा के गालों पे एकाएक ही गुलाब खिल आए। सिप्रा के स्कूल के उद्घाटन पर जब लेखा पहुंची तो उस पर जैसे स्नेह भरे उलाहनों की बौछार सी हो गई। ओहो धन भाग हमारे लेखा जो तुम आई हो, वरना आजकल तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। कुर्सियां जमाते हुए बीनू बोली। लेखा हल्के से मुस्कुराई तो गालों की हड्डियां कुछ और उभर आईं और आंखों के पास की झुर्रियां कुछ अधिक स्पष्ट, अधिक गहरी हो उठी। कौन? लेखा जी आई हैं? स्टूल पर खड़ा तस्वीर टांगता वर्मा घूमा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़ा हो गया। चलिए, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हुई। क्या बताएं, आपने तो हम सब मित्र लोगों को इस बेरहमी से काट दिया है कि बस। और उसने हंसते हुए एक हथेली पर दूसरी हथेली का आरा चला दिया। तभी दिनेश माथे का पसीना पोंछता हुआ घुसा। क्या गर्मी है कमबख्त, हवा का कहीं नाम तक नहीं है, और धम से ठीक पंखे की नीचे वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्यों रे दिनेश, लेखा जी को खाना वाना भी देते हो या नहीं? क्या हड्डियां हड्डियां निकल रही हैं? स्टूल से नीचे उतरकर वर्मा दिनेश के पीछे जा खड़ा हुआ और अपनी लगाई हुई तस्वीर देखने लगा। क्यों, कैसी लग रही है यह तस्वीर? एक्सीलेंट, दिनेश ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा और फिर काम में लगे हुए लोगों पर एक सरसरी सी नज़र डालते हुए पूछा, सिप्रा जी कहाँ हैं? दिनेश की बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए वर्मा ने कहा, वे कुछ सामान खरीदने गई हैं, आती ही होंगी, और सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। तुम्हारी कंपनी का क्या तय हुआ? दिनेश ने पूछा तो दो क्षण वर्मा चुप ही रहा, फिर धीरे से बोला, तय हो गया है कि जून में बंद हो जाएगी। तब? क्या बताएं यार, बड़ी मुसीबत है इस उम्र में नौकरी ढूंढना, नए सिरे से जमना। सोचता हूँ तो मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। कोशिश तो कर ही रहे होंगे, कहाँ कहाँ बात चल रही है? चल तो रही है 2-3 जगह, कई जगह अर्जियां भी दे रखी है, पर मन लायक बात अभी कहीं नहीं है। वर्मा के स्वर में चिंता सी उभर आई। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, फिर रहन सहन के स्टैंडर्ड भी जो बन गए हैं, घटाए नहीं जा सकते। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि 2 महीने भी बिना काम के बैठना पड़ गया तो खाएंगी क्या? हालत तो तुम जानते ही हो। जाने क्यों, दिनेश को लगा कि इस समय यह प्रसंग छेड़कर उसने अच्छा नहीं किया। वह चुप हो गया। वर्मा सिगरेट पीता रहा। मंच के सामने अल्पना बनाते हुए प्रीति बोली, लेखा तुम तो सचमुच बहुत ही कमज़ोर हो गई हो। अरे हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो। क्या करूं, कुछ तो यहाँ की आब हवा ही ऐसी है, न खुली न साफ हवा मिलती है, न अच्छा खाने पीने को। फिर इधर कुछ। लेखा की बात को बीच में काटकर मेहरा बोला, अरे साहब, कॉलेज और घर के काम के साथ साथ 2 साल में थीसिस लिख डालना कोई सरल काम है क्या? हम तो आपकी लगन और परिश्रम की दाद देते हैं लेखा जी। सभी ने इस बात को महसूस किया कि मेहरा के लहजे में लेखा की प्रशंसा कम और प्रीति के निकम्मेपन पर आरोप ज़्यादा था। प्रीति खून का घूंट पीकर रह गई। वह जानती है कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है, मेहरा उसे जब तब यूं ही ताने सुनाया करता है। उससे घर का और स्कूल का काम साथ साथ नहीं होता तो वह क्या करे? नौकरों का तो यह हिसाब है कि 4 दिन रहते हैं तो 8 दिन गायब। फिर वह लेखा की तरह अकेली भी नहीं है कि चाहे जैसे रह लिए, चाहे जैसे खा लिया। सास ससुर के साथ रहती है। घर के काम में जरा सी कसर हुई नहीं कि महाभारत मच जाता है। हारकर उसने नौकरी छोड़ दी तो अब मेहरा नाराज। उसकी आय भी घर का एक सहारा था।
पर वह क्या करे, यह दोहरी मेहनत उससे नहीं होती। वह काम करती थी तब भी खुश नहीं थी, छोड़कर और भी दुखी हो गई। मेहरा के मन में यह भाव है कि वह उसके माता पिता के साथ रहने से प्रसन्न नहीं है। बात कुछ हद तक ठीक भी है और इसलिए मेहरा उससे खींचता चला जा रहा है। दिनों दिन बढ़ते इस तनाव को वह स्वयं महसूस कर रही है, पर नहीं जानती कैसे इस तनाव को दूर करे। दोनों हाथों में ढेर सारे रजनीगंधा के फूल और दो आदमियों के सिर पर कोका कोला की पेटियां लदवाए सिप्रा घुसी। सिप्रा जी, लीजिए, सब तैयार है। देखिए, देखकर पास कर दीजिए और मेहनताने के रूप में कोका कोला की एक एक बोतल इधर बढ़वा दीजिए। क्या गर्मी पड़ रही है कमबख्त, गला एकदम सूख गया है। वर्मा ने फरमाइश की। सिप्रा हंसी। उसने पेटियों में से बोतलें निकालकर एक एक के हाथ में थमाना शुरू किया और बोली, मैं तो आप लोगों के भरोसे एकदम ही निश्चिंत हूँ वर्मा भाई। और फिर सरसरी सी नज़र सारे हाल पर डाली। सारा हाल जगमगा रहा था। सिप्रा का अपना मुख भी जैसे चमकने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में बैठी लेखा पर पड़ी। अरे तू आ गई लेखा, तुझसे तो मुझे इतनी लड़ाई करनी है कि बस। और आगे बढ़कर हाथ के सारे फूल उसकी गोदी में पटक कर बोली, ले चल फूल लगा सब। लेखा फूल लेकर उठी तो सिप्रा उस कुर्सी पर बैठ गई। दिनेश ने हंसते हंसते कहा, सिप्रा जी, कल मुझे तो आप फ़ोन पर इस कदर डांट रही थी, अब लड़िए ना लेखा से। सिप्रा कुछ कहती उसके पहले ही लेखा बोल पड़ी, 1 महीने बाद तेरे स्कूल की ही ड्यूटी बजाया करूँगी सिप्रा, बस 1 महीने और रुक जा। 1 महीने बाद तेरी यह घुलती काया रह भी जाएगी, मुझे इसी में संदेह है। क्या सूरत बना रखी है। एकटक लेखा की ओर देखते हुए सिप्रा बोली। दिनेश ने देखा, लेखा के गालों पर गले की हड्डियां बेहद उभर आई हैं। नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। बातचीत के सारे प्रसंग को अपने पर से हटाने के उद्देश्य से लेखा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों को पता है सुषमा और महिम इस 23 तारीख को शादी कर रहे हैं। सच? तारीख तय कर ली? गुड। वर्मा ने कोका कोला की बोतल से घुट सिप करके बोतल को एक ओर सरकाते हुए कहा, बात तो उससे कल ही हुई थी, आज के प्रोग्राम में उसका गाना जो है, पर कल तो उसने कुछ नहीं बताया। अभी तक वह आई भी नहीं। और सिप्रा ने घड़ी देखी। खैर, अभी तो समय है, घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, सो यह पुण्य कार्य भी हम लोगों को ही करना है। मैंने उससे कह दिया कि तू निश्चिंत रह, हम लोग तेरी शादी कर देंगे, पार्टी के लिए चंदा कर लेंगे बस, और करना ही क्या है। कांग्रेचुलेसन सिप्रा जी, चिल्लाते हुए माथुर और मीना ने प्रवेश किया। आओ माथुर, यार तुम बड़ी उस्ताद हो, काम के समय तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चलता, बस मेहमान की तरह चले आ रहे हो। देखते ही वर्मा चिल्लाया, शागिर्दों को भेज तो दिया था पहले ही काम करने के लिए, देखो सब काम हो गया। और पंखे के नीचे वाली कुर्सी पर रुमाल से पसीना पोंछने लगा तो वर्मा ने पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, इन्हें पसीना आ रहा है, काम धाम कुछ किया नहीं और पसीना सुखा रहे हैं। सिप्रा जी, कोई आदमी भेजिए हारमोनियम उतारने के लिए। बाहर से ही चिल्लाती हुई सुषमा घुसी। उसने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी और उसी रंग का ब्लाउज पहन रखा था। बड़ी पिंकी बनकर आई है, सुना तो बड़ी जल्दी मिठाई खिला रही है। अकेली कैसे है, महिम को कहाँ छोड़ आई। बिना एक भी प्रश्न का उत्तर दिए सुषमा नौकर को लेकर बाहर चली गई। आज तो इसका चेहरा ही बदला हुआ है। कल आई थी तब तो बात बात पर जैसे आंखें भर आ रही थी। लगता है गाने की एक कड़ी गुनगुनाते सुषमा घुसी तो दिनेश के अधूरे वाक्य पर विराम लग गया। सिप्रा जी, यदि आप अनुमति दे तो 1 घंटे को जरा बाहर घूम आए। प्रोग्राम शुरू होने के ठीक आधे घंटे के पहले पहुंच जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे तो दम घुटा जा रहा है। दिनेश ने पूछा, बाहर की हालत तो और भी बदतर है, यहाँ कम से कम पंखे तो हैं। टैक्सी के लिए इंतज़ार करने में मेरी आज जान ही निकल गई। आज तो बला की गर्मी है, हवा एकदम बंद। सुषमा के ललाट पर पसीने की बूंदें एक दूसरे से मिलकर धारा के रूप में बहने लगी थी। पंखे पंखे, 24 घंटे पंखों के नीचे रहते रहते मेरा तो सिर भन्ना जाता है। कमबख्त, दिनेश शायद सबसे अधिक कष्ट पा रहा था। अरे कलकत्ता की यही तो विशेषता है। और सुषमा एकाएक ही ऊंचे स्वर से गा उठी, सोनो बंद सोनो प्राणहीन ए सहरेर इति कथा,
इंटेर पांजोड़े लोहार खांचाए दारुण मर्म व्यथा, एखाने आकाश नाई एखाने बाताश नाई, एखाने अंध गलीर नर के मुक्तिर व्याकुलता। और सभी उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे, एखाने आकाश नाई एखाने बाताश नाई। सारा हाल संगीत से गूंज उठा और सारी घुटन और बेचैनी स्वर लहरियों पर थिरक थिरक कर इधर उधर बिखरने लगी और सभी उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे, एखाने आकाश नाई एखाने बाताश नाई। सारा हाल संगीत में गूंज उठा और सारी घुटन और बेचैनी स्वर लहरियों पर थिरक थिरक कर इधर उधर बिखरने लगी। उद्घाटन समारोह ठीक होने पर लेखा लौटी तो वह बेहद थक गई थी। बिना कपड़े बदले वो ज्यों की त्यों पलंग पर जा पड़ी। दिनेश उसके सिरहाने बैठकर 2 क्षण तक उसके क्लांत चेहरे को देखता रहा। पसीने से सारा पाउडर पुछ चुका था और एक अजीब सी चिपचिपाहट चेहरे पर छाई हुई थी। बड़ी स्नेह से लेखा के सिर को सहलाते हुए दिनेश ने कहा, लेखा, आज तो मुझे एकाएक ही लग रहा है कि तुम बहुत ही कमज़ोर हो गई हो। देखो तो हड्डी हड्डी निकल रही है। पिछले से 6-7 महीने के परिश्रम ने तुम्हें तोड़ दिया है। सोचता हूँ तुम कुछ दिनों को बाहर चली जाओ। लेखा धीमे से मुस्कुराई। दिनेश को याद आया, मुस्कुराती लेखा कभी कभी कितनी आकर्षक लगती थी। और अब 1 मई से तुम्हारा कॉलेज बंद हो रहा है, बस उसी दिन चली जाओ। मैं भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही छुट्टी मंजूर होगी आ जाऊँगा। पागल हो गए हो? आज सबने कह दिया तो तुम्हें बस। अरे क्या कह दिया? मुझे क्या दिखाई नहीं देता? और एक बार दिनेश ने लेखा की आंखों के पास पड़े हुए गड्ढों को छूकर देखा, चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों को महसूस करके देखा। सोचता हूँ न हो तो तुम कुछ दिनों को घर ही चली जाओ। अम्मा भी बड़ी खुश होंगी और वहाँ की तो आब हवा भी ऐसी है कि एक बार मुर्दा भी जी उठे। छुट्टी मंजूर होते ही मैं भी पहुँच जाऊँगा। कुछ समय सबके साथ रहकर फिर हो सका तो हम लोग थोड़े दिनों के लिए कहीं पहाड़ पर चले जाएंगे। अब थोड़ा सा काम बचा है, इसे कर लेने दो ना। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब ऐसा क्या काम है जिसके लिए यहाँ रहना ज़रूरी है? टाइप किए हुए चैप्टर वहाँ बैठकर भी रिवाइज किए जा सकते हैं। मैं कल ही बाबूजी को लिख दूंगा, सुरेश और रमेश को भी लिख दूंगा। तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे वे लोग। 1 तारीख को तुम्हें जाना है। गाड़ी जब प्लेटफार्म पर पहुंची तो सूरज डूब चुका था। सारे आसमान पर सोने में घुली सिंदूर पुत रही थी और वातावरण में सुनहरी आभा छाई हुई थी। लेखा ने खिड़की से सिर निकालकर देखा। उसकी उत्सुक आंखें रमेश और सुरेश को खोज रही थी। रेंगती गाड़ी, 8-10 अजनबी चेहरे, 2-4 कूली, प्लेटफार्म की मामूली सी चहल पहल। गाड़ी ठहरने के बाद भी लेखा कुछ देर तक खिड़की में से ही झांक कर देखती रही, पर किसी भी परिचित को न देखकर उसने स्वयं कूली को बुलाकर सामान उतरवाया। लेखा को लिए हुए तांगा चरमर चरमर करता खेत खलिहानों से गुजर रहा था। ऊपर दूर दूर तक फैला नीला चमकीला आसमान और नीचे हरे भरे मैदान, पेड़ों के झुरमुट, छोटे छोटे पोखरों में नहाते नंग धड़ंग बच्चे। कहीं ट्राम बस, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा नहीं। उसे गरियाहट चौराहे की याद हो गई। गति गति गति। वहाँ की अविराम गति को देखकर लेखा को कभी कभी चक्कर सा आने लगता था। उसने फिर चारों ओर देखा। मन को डुबो देने वाली शांति और क्लांत थके दिमाग को सहला देने वाले दृश्य। अमलतास और गुलमोहर के पेड़ों की फूलों से लदी टहनियाँ तांगे की छत को छू छू कर लेखा की अगवानी कर रही थी। चाची आ गई, चाची आ गई के शोर में ही लेखा घुसी। सिर पर पल्ला ओढ़ते हुए उसने अम्मा और भाभी के पैर छुए। बहू, तुम्हारा तो तार कोई 2 बजे मिला, पर न घर में सुरेश न रमेश। मैं तो इन निगोड़ों के मारे ऐसी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। साड़ी के पल्ले से ही हाथ पोंछती हुई गौरा रसोई से निकली। नमस्ते भाभी। लेखा ने बड़े दुलार से गौरा की पीठ पर हाथ फेरा, पर उससे लगा जैसे गौरा पहले से कहीं बहुत बदल गई है। चेहरे पर न वह चमक है न कांति। रूप बिखरे केस, मटमैली सी साड़ी और कांतिहीन चेहरा। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई बहू? तुम्हारे बाबूजी सुनेंगे तो दोनों की हड्डी पसली एक कर देंगे। नहीं अम्मा, तकलीफ कैसी,
सीधा तो रास्ता है। यही तो तुम पढ़ी लिखियों का आराम है। हम जैसे हों तो वहीं टिसुएं बहाने लगे। लल्ला बिट्टू ने मिल मिलकर सामान भीतर रख दिया। गौरा ने चूल्हे पर से दाल उतार कर चाय का पानी चढ़ा दिया। लेखा सबके स्वागत और स्नेह को सिर आंखों पर झेलती आंगन में बिछी खाट पर बैठ गई। आंगन के किनारे किनारे पेड़ लगे थे और उनकी टहनियाँ हिल हिल कर पंखा झल रही थी। गर्मी या उमस का कहीं नाम तक नहीं था। भैया की छुट्टी कब तक मंजूर होगी बहू? अम्मा ने पूछा। दरख्वास्त तो दे ही दी है, देखिए कब मिलती है। और तुमने ये हड्डी हड्डी क्यों निकाल रखी है? 2 जनों का तुम्हारा परिवार ऐसा क्या काम करता है तुम्हें भला जो यो बुढ़ापा आ गया? देखो तो क्या सूरत बना रखी है। काम तो कुछ नहीं, पर वहाँ की आब हवा ही कुछ ऐसी है अम्मा की। तभी तो हम कह रहे हैं भाई कि यहीं रहो। बात को बीच में ही काटकर अम्मा बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारी कमाई का? यहाँ जो रूखा सूखा मिले सो ही खाओ। दोनों जने कमाते हैं और सूरत तो देखो, जैसे 6 महीने से रोटी न मिली हो। भैया को देखो, वे तो आधे रह गए। यहाँ का तो पानी भी दूध की तरह गुनगारी है। लेखा केवल मुस्कुराई, पर जरा दूर बरामदे में बैठी तरकारी काटते हुए भाभी बोली, कलकत्ता के सैर सपाट छोड़कर कौन इस घन चक्कर में फंसेगा? यह तो हमारे खोटे भाग हैं जो रात दिन कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते हैं। भाभी के स्वर की तलखी और आक्रोश से लेखा अवाक सी रह गई। उसने बड़े झिझकते हुए अम्मा के चेहरे की ओर देखा तो तभी आंगन का पिछला दरवाज़ा खोलकर अपने साल भर के लड़के को गोदी में लटकाए हुए चाची ने प्रवेश किया। आ गई बहू? लेखा ने चट से उठकर चाची के पैर छुए, पर घर से और लोगों के चेहरे पर आए उपेक्षा भाव ने स्पष्ट कर दिया कि उनका आना वहाँ किसी को अच्छा नहीं लगा। आइए बैठिए चाची जी, थोड़ा साहस करके लेखा ने आग्रह किया। चाची और अम्मा के झगड़े की बात उसे मालूम थी, फिर भी मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने चली आई थी। भैया ने तो मुझे कभी पराया नहीं समझा। खा पी लो, तुम भी कुछ देर को उधर आना। और वे वैसे ही लौट पड़ी। जब तक दरवाज़ा बंद नहीं हो गया, अम्मा की कुपित दृष्टि उनका पीछा करती रही। घर के सब लोग लेखा के सामान के चारों ओर मंडरा रहे थे। उसने उठकर बक्सा खोला। वह सभी के लिए कुछ न कुछ लाई थी। अम्मा, भाभी, चाची और गौरा के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए खिलौने, सुरेश और रमेश के लिए पेन। चाची वाली साड़ी अम्मा ने अपनी सरका कर कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे देने की। पहले ही मेरा तो सारा घर खाए बैठी है चुड़ैल। मुकदमेबाजी कर रही है, मरी उस तहसीलदार के साथ मिलकर। ऐसे लक्षण है तभी तो छोड़ रखा है खसम ने। मैं तो कहूँ लाख रुपए के हैं लाला जी, पर चुड़ैल ने उनकी ज़िंदगी हराम कर दी। हार कर उन्होंने भी दूसरी कर ली। इतने पर भी चैन थोड़े है निगोड़ी को, यहाँ बैठी बैठी मूंग दल रही है। अरे भाभी आप, आंखों में विस्मय और होठों पर हंसी लपेटे सुरेश ने घर में घुसते हुए कहा, न कोई खबर न सूचना। तुम घर में रहो तो खबर भी मिले। अम्मा बिगड़ी और हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछूं कि घर वालों ने तुम्हारा कर्ज खाया है जो दोनों जून रोटियों के मिस वसूलने आ जाते हो? सवेरे के निकले निकले लाट साहब अब चले आ रहे हैं। भाभी के सामने यूँ छोटे बच्चों की तरह झिड़का जाना सुरेश को कुछ असह्य सा जान पड़ा। झल्ला कर बोला, कॉलेज गया था और क्या, मुझे क्या मालूम कि भाभी आ रही हैं। 7 बजे तक कॉलेज में बैठा था। अरे पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या, निरा उल्लू ही समझ रखा है तूने। साड़ियों को बगल में दबाकर उठती हुई अम्मा बोली, लाइब्रेरी गया था। इस घर में पढ़ने की कहीं जगह भी है जो जाऊं? सारे दिन तो किचमिच मची रहती है। महल चिना लो अपने लिए, लाट साहब भी बने जा रहे हैं। बड़बड़ाती अम्मा भीतर चली गई। गौरा चाय बना लाई और प्याला लेखा के सामने बढ़ा दिया। सबके बीच बैठकर यूँ अकेले चाय पीते हुए लेखा को बड़ा अजीब सा लग रहा था। यूँ वह इस घर की बहू है, पर पढ़ी लिखी है, कमाती है और कुछ ऐसे भिन्न वातावरण से आई है कि उसके साथ यहाँ शुरू से ही विशेष सम्मानित अतिथि का सा व्यवहार होता है। आप भी चाय पीजिए सुरेश भैया, प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए लेखा ने कहा। लौटती हुई अम्मा की ओर उपेक्षा भाव से देखकर उसने कहा, नहीं भाभी, और वह धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ गया। लेखा ने चाय का प्याला मुँह से लगाया तो सारे दिन के थके हारे दिनेश का कुम्हलाया सा चेहरा उसके आगे घूम गया। उसे याद आया
कभी वह रात में देर तक जागती तो दिनेश खुद उसके लिए काफ़ी बना लाता था। वह कितनी नाराज़ होती थी, फिर भी जाने क्यों उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। नहा धोकर गीले बालों को एक ढीली सी चोटी बना लेखा नीचे उतरी तो भाभी और गौरी रोटियां सेक रही थी और अम्मा बच्चों को खाना परोस रही थी। तुम्हारे बाबूजी आ गए, मिल लो, अम्मा ने कहा। तो जाने क्यों लेखा को लगा जैसे यहाँ अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। रसोई में कुछ धुआं भी था और कुछ तनाव भी। लेखा ने चुपचाप जाकर पैर छुए और आशीर्वाद का सेहरा ओढ़ती हुई फिर रसोई में लौट आई। आप उठिए भाभी, मैं रोटी बेल देती हूँ। रहने दो बाबा, 2 दिन आराम करके आदत नहीं बिगाड़नी है। तुम बाहर हवा में बैठो, तुम्हें तो आदत भी नहीं होगी। लेखा से जवाब देते नहीं बना। उसने गौरा से कहा, तुम उठो गौरा। नहीं भाभी, धुएं से जलती आंखों को आंचल से रगड़ते हुए गौरा ने कहा। भाभी। भाभी की इनकारी में जितनी तिरकता थी, गौरा की इनकारी में उतनी नम्रता। खाना पीना समाप्त हुआ तो लेखा छत पर चली गई। ऊपर के कमरे में ही उसका सामान रखवाया गया था। सुरेश और रमेश वहीं पढ़ते भी थे। छत की मुंडेर पर खड़े होकर उसने देखा, चारों ओर खुले मैदान फैले पड़े हैं। दूर दूर बने हुए मकानों की मंद मंद बत्तियां टिमटिमा रही थी। ऊपर स्वच्छ नीले आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। गुलमोहर की टहनियाँ छत की मुंडेर को ढकती हुई छत पर आ गई थी और चारों ओर फूल और पत्तियां बिखरी पड़ी थी। ठंडी महकती बयार हौले हौले चल रही थी। धुएं से घुटा हुआ कलकत्ता याद आया, जब ऐसी खुली छत नहीं है, ऐसे खुले मैदान नहीं है, ऐसी प्यारी हवा नहीं है, तारों की ऐसी जगमगाती दिवाली नहीं है। वह आकर खाट पर लेट गई तो पेड़ों की डालियां उसे पंखा झलने लगी। उसकी आंखों के आगे दिनेश उभर आया। कमरे में फुल स्पीड पंखे के नीचे भी पसीने में भीगा, बेचैनी से करवटें बदलता, छटपटाता। सवेरे 4 बजते ही लेखा की नींद खुल गई। पिछले कई दिनों से वह नियमित रूप से 4 बजे उठ रही है। आज उसे पढ़ना नहीं था, कोई और काम भी नहीं था, फिर भी नींद खुल ही गई। वह उठी। उसके बिस्तरे पर पत्तियां और फूल की पंखुड़ियां झड़ी पड़ी थी। थोड़ी ही दूर गौरा, सुरेश, रमेश, लल्ला, बिट्टू सोए हुए थे, निश्चिंत बेखबर। वह खाट से नीचे उतरी। मुंडेर पर अमलतास और गुलमोहर के फूल इठला रहे थे। भोर के हल्के फीके प्रकाश में उसका रंग बड़ा चटकीला लग रहा था। लेखा ने फूलों को छुआ। अजीब सी पुलक से उसका रोम रोम भर गया। अपने कमरे में वह बहुत फूल लगाती है, पर पेड़ों पर लगे फूलों को बाहों में भरने का यह आनंद उसके लिए नया था। चिड़ियों के कलरव से धरती आसमान की ओर छोर में मिल गए और आसमान का कोना सिंदूरिया आभा से दीप्त हो उठा। मैदानों में खिले रंग बिरंगे जंगली फूलों में चटकीलापन आने लगा और चारों ओर एक नई स्फूर्ति का आभास मिलने लगा। मन में एक विचित्र सी पुलक और ताजगी लिए लेखा नीचे उतर गई। दोपहर के सारे कामों से छुट्टी पाकर अम्मा ऊपर आकर लेखा के पास बैठ ही गई। बहू, बड़ी के लक्षण तो तुम देख ही रही हो, उठते बैठते कोसती है। उसे तो घर के हम सब जहर लगते हैं। हमें तो भाई उससे अब कोई उम्मीद ही नहीं। अब तो तुम्हें इस घर को ढर्रे पर लगाओ तो लगे। हम तो हार गए। अम्मा के स्वर में व्यथा और निराशा उभर आई और उनका स्वर टूट गया। गौरा का ब्याह करना है। हम तो बहुत कहते थे कि इसे इतना मत पढ़ाओ लिखाओ, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है इससे। फिर एकाएक रुके। शायद ख्याल आया कि लेखा भी तो नौकरी करती है। बात संभालती हुई बोली, सब तो तुम्हारी जैसी नहीं होती। फिर कलकत्ता की तो बात ही और है। कुछ करो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पर यहाँ तो 50 बातें देखनी होती हैं। बड़ी को 6ठा दर्जा पास कराकर ब्याह दिया था तो आज अपना घर बार लेकर सुखी है। पर इसके लिए तो एमए पास लड़का चाहिए कि नहीं। अब तुम ही बताओ कहाँ से लाऊं। तुम्हारे पिताजी में तो अब दर दर ठोकरे खाने का दमखम रहा ही नहीं। लड़के को दुकान से ही फुर्सत नहीं। यूँ भी उन दोनों का हम पर तो सदा कोप ही बरसता रहता है। हम तुम्हारे आदमी ने तरक्की नहीं किए तो हम क्या करें। रहे सुरेश रमेश तो उनकी तो बात ही न्यारी है। पढ़ते लिखते क्या है, हम पर एहसान करते हैं। ये भले और इनकी किताबें भली। घर वाले इनकी बला से मरे चाहे जिए।
यूँ भी अम्मा ये बेचारे इस विषय में क्या कर सकते हैं, उनकी तो अभी उम्र ही है पढ़ने लिखने की। सबकी अपनी अपनी उम्रें हैं तो लड़की को कौन पार लगावेगा। तुम लोग यूँ ही घर से कट छट कर रहते हो, बिरादरी के 4 आदमियों को तुम नहीं जानते होगे। मैं तो भैया चिंता के मारे रात दिन घुली जाती हूँ। लेखा समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे। वह अपने को अपराधी महसूस करने लगी। अब आजकल एक नई धुन सवार हुई है, कहती है मैं तो नौकरी करूँगी। इसी जुलाई से स्कूल में कोई जगह खाली होने वाली है, सो रात दिन यही रट लगा रखी है कि पढ़ाऊँगी। अब तुम ही बताओ, इस छोटी सी जगह में वह नौकरी करेगी तो अच्छा लगेगा? क्या हर्ज है अम्मा, समय भी अच्छा बीतेगा और कुछ मदद भी हो जाएगी। माफ़ करो बाबा, हमें नहीं चाहिए ऐसी मदद। हाथ नचाते हुए अम्मा भड़क पड़ी। जवान लड़की, एक पैर घर से बाहर पड़ गया तो फिर बाहर की ही होकर रह जाएगी। आज और चाहे कुछ हो, कम से कम अपनी इज्जत तो ओढ़े बैठे हैं। अब तो लगता है मुंह दिखलाने लायक भी नहीं रहेंगे हम। तुम कलकत्ता की बात छोड़ो, मैं कहती हूँ इस बार भैया आए तो इसका जुगाड़ बिठा दो। लेखा को अचानक ही मीना की याद आ गई, जो अपनी 16 साल की लड़की से जब तक कहती रहती है, देख रीति तू अपनी शादी अपने आप तय कर लेना, इस भरोसे रहना ही मत कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढते फिरेंगे। बस खबर कर देना तो धूमधाम से शादी कर देंगे। और वहाँ सबको इस बात का अंदेशा हो गया था कि अवश्य रीति किसी दिन कोई गलत काम कर बैठेगी। फिर भी बड़ी सशंकत सी नज़र चारों ओर डालकर और कुछ और पास सरक कर अम्मा ने धीरे से कहा, अब तुमसे क्या छिपाऊं बहू, तुम्हारे पिताजी के पास वह पाठक जी का लौंडा आया करे हैं कभी कभी। मैं सोचती थी आता होगा यूं ही, मुझे क्या पता यहाँ कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है। आज किताबें आ रही हैं तो कुछ कल कुछ और। फिर स्वर को और धीमा करके बिल्कुल ही फुसफुसाते हुए बोली, चिट्ठी भी पकड़ी 1-2 तो। और अम्मा अपनी बात प्रतिक्रिया जानने के लिए लेखा के चेहरे की ओर बड़े गौर से देखने लगे। परंतु इतनी बात सुनकर भी लेखा का यूं निर्विकार भाव से बैठे रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। आगे कुछ कहने का उत्साह ही जैसे जाता रहा। सारी बात को समाप्त करने के लहजे में बोली, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। यह तो समझ लो बात तुम्हारी चाची और बड़ी तक नहीं पहुंची, नहीं तो सारे गांव में हंगामा मच जाता। अम्मा का गला भर आया। शाम को पिताजी ने आते ही खबर दी कि बड़की की लल्ली की शादी पक्की हो गई। सप्तमी को लगन जा रही है। कहाँ हुई, लड़का कौन है? अम्मा ने उत्सुकता से पूछा। चंदौसी की कॉलेज में प्रोफेसर हैं। घर वर सब सही अच्छा है। यह भी किस्मत की बात है। लो लल्ली तो 10वीं पास ही है। अरे भाई, करने वाले चाहिए। बिरादरी में अच्छे लड़कों का कोई टोटा थोड़े ही है। चलो अच्छा है, लल्ली भी अपनी ही है। पर अपनेपन की भावना के बावजूद अम्मा के कलेजे से एक गहरी निश्वास फूट पड़ी। भात की तैयारी करो, भात की तैयारी। कमीज उतारकर खूंटी पर टांगते हुए पिताजी बोले, इन्होंने तो चट मंगनी पट ब्याह कर दिया, पर अब हम कैसे इतनी जल्दी तैयारी करें? पहला ही मौका है, कसर रह गई तो भद्द उड़ेगी या नहीं। पिताजी सीधी सीधी सी बात भी करते हैं तो लेखा को लगता है जैसे वे शिकायत कर रहे हैं। उनके स्वर और लहजे में कुछ ऐसा रहता है जो शिकायत का आभास देता रहता है। कभी कभी तो लेखा को यह भी लगने लगता है जैसे यह शिकायत दिनेश और उसके प्रति है, जो घर से कटकर रहते हैं। रात लेखा जब छत पर पहुंची तो देखा गौरा अकेली लेटी सुनी आंखों से आसमान को निहार रही है। लेखा को देखते ही गौरा उठी। आइए भाभी, लेटी रहो गौरा, सारे दिन काम करते करते थक भी जाती होगी। लेखा का मन हुआ गौरा का सिर सहलाए, उसे खूब खूब प्यार करे, पर गौरा लेटी ही नहीं। 2 साल में ही कितनी बदल गई है गौरा, चेहरा कितना फीका पड़ गया है। और सुनाओ क्या खबर है? तुमसे तो कुछ बात ही नहीं हुई। सब ठीक है, दबे गले से गौरा ने कहा और फीकी सी मुस्कुराहट उसके सूखे होठों पर फैल गई। पर स्वर की व्यथा लेखा से छिपी नहीं रही। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि गौरा से क्या कहे। उसे लगा जैसे गौरा उससे कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही है। कहना तो वह भी बहुत कुछ चाह रही है, बहुत कुछ वह गौरा से पूछना चाहती है, पर कुछ पूछ नहीं पाती। हवा में हिलती हुई पेड़ों की टहनियाँ ही छत की निस्तब्धता को तोड़ रही हैं। लेखा पाठक जी के लड़के के बारे में पूछना चाहती है, पर केवल इतना ही कहकर रह जाती है,
यहाँ तो गर्मी का नाम भी नहीं। और उसे एकाएक ही दिनेश की याद आने लगी। ऐसी खुली छतों के लिए कितना तड़पता है दिनेश। लेखा ने चारों ओर देखा। हल्की सी चांदनी बिखरी थी और चटक नीले आसमान पर दीप दीप करके तारे चमक रहे थे। तभी अचानक बड़ी तेज दुर्गंध का एक झोंका आया और धीरे धीरे वह बदबू हवा में फैलने लगी। साड़ी का पल्ला नाक पर लगाते हुए लेखा ने कहा, यह बदबू किधर से आ रही है? पीछे की तरफ एक पोखरा है बड़ा सा, उसके पानी में दुनिया भर का कूड़ा करकट सड़ा करता है और जब हवा इधर बहती है तो दुर्गंध आती है। पहले तो इतनी सड़ी बदबू आती थी कि मुझे कै हो जाता था, अब तो फिर भी आदत हो गई है। म्यूनिसिपालिटी सफाई क्यों नहीं कराती? लेखा के लिए वह बदबू सचमुच ही असह्य हो रही थी। क्या पता, और दोनों फिर चुप हो गईं। पर 2 क्षण बाद ही जैसे अपनी सारी शक्ति बटोरकर गौरा एकाएक पूछ बैठी, भाभी मुझे कलकत्ता में नौकरी नहीं मिल सकती क्या? यहाँ तो अम्मा पिताजी मुझे कुछ करने नहीं देते, करने भी नहीं देंगे और सारे दिन घर में मेरा मन नहीं लगता। आप मुझे अपने साथ ले चलिए भाभी, मैं भी कोई नौकरी कर लूँगी। यहाँ तो कभी पढ़ने लिखने के लिए एक पत्रिका मंगा लो तो जैसे सारे घर में तूफान मच जाता है। यही सब करवाना था तो मुझे पढ़ाने लिखाने। बहू, ओ बहू। छत के पिछले हिस्से से चाची की छत जुड़ी हुई थी। वहीं से खड़ी होकर चाची आवाज़ दे रही थी। गौरा की बात को बीच में ही छोड़कर लेखा उधर गई। तुम तो आई ही नहीं बहू, मैंने तो कल भी तुम्हारी राह देखी। चाची ने उलाहना दिया, तुम तो कम से कम मुझे पराया मत समझो। भैया पर तो मेरा मन जिठानी जी से कम नहीं है। उन्होंने भी मुझे कभी कम नहीं माना। जब भी आते मेरे लिए वैसे ही साड़ी लाते जैसे जिठानी के लिए लाते। तुम तो। मैं भी लाई हूँ चाची जी, उधर आऊँगी तो दूँगी। आप भला पराई कैसे हो सकती हैं? वे तो हमेशा ही आपको याद करते हैं। मैं तो खुद ही आ जाती, पर क्या करूं, इन लोगों को मैं फूटी आंखों नहीं सुहाती। जाकर खड़ी नहीं होंगी, सबको सांप सूंघ जाएगा। फिर बड़े बुझे बुझे स्वर में बोली, जब अपना आदमी ही नहीं पूछे तो दूसरों को क्या दोष दूं? तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कमाकर खा लेती। अब तो समझ ही नहीं आता यह पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे इस छोरे को बड़ा करूँगी। मकान के इस हिस्से के सिवा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हिस्से का थोड़ा बहुत पैसा है पर दबा लिया। मांगती हूँ तो सबको कांटे जैसे लगती हूँ। गौरा को लखनऊ में मैंने साल भर तक अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया। इस छोरे की कसम खाकर कहती हूँ, जो कभी एक पैसा भी लिया हो या उसे तकलीफ़ दी हो। तुम्हें तो याद होगा, तुम शादी होकर आई थी तब कैसी दिखती थी गौरा, अब देख लो कैसी हो गई है। आज मुझ पर संकट पड़ा तो। बहू, ओ बहू। अम्मा की आवाज़ सुनते ही लेखा घूम पड़ी और चाची का प्रवाह रुक गया। अपनी बात को बीच में ही तोड़कर बोली, कल आना बहू, जरूर आना। क्या पट्टी पढ़ा रही थी? कोस रही होगी हमें, और क्या। चाची की छत पर कुपित दृष्टि से देखते हुए अम्मा बोली। फिर खाट पर बैठते हुए गौरा को आदेश दिया, जा दूध चढ़ाकर आई हूँ, उसे उतार कर जमा देना। दोनों नवाबजादे भी आ गए, उन्हें खाना देती आना। गौरा उठकर चली गई और लेखा को फिर अम्मा के पास बैठना पड़ा। बहू, अब तो भात की तैयारी करनी है बस। 3 साड़ियाँ तो तुम्हारी लाई। अम्मा। सुरेश की आवाज़ से अम्मा की बात बीच में ही टूट गई। क्या है? अम्मा के स्वर ने ही बता दिया कि उन्हें सुरेश का यूँ टोकना अच्छा नहीं लगा। इस बार जैसे भी हो मुझे 15 रुपए दो। चश्मा बदलवाए बिना पढ़ना लिखना असंभव हो गया है। आजकल तो सारे दिन बस भिन्नाता रहता है, आंखों से पानी बहता रहता है। आए दिन तुम्हारे चश्मों के नंबर ही बदलते रहते हैं। मैं तो दुखी हो गई हूँ। अरे सुरेश, जरा अपनी अम्मा को नीचे भेजना। बाबूजी ने आवाज़ लगाई तो अम्मा वैसे ही बड़बड़ाती हुई नीचे उतर आई। सुरेश भी उनके पीछे पीछे ही उतर गया। अकेले होते हुए लेखा ने महसूस किया जैसे इन सबके बीच वह बहुत पराई है। उस घर की एक सदस्य होकर भी वह घर से अलग है। यहाँ आकर उसे बराबर ही लगता रहा है जैसे वह बहुत फिजूल खर्च है, जैसे उसका बहुत सा कर्तव्य इस घर के व्यक्तियों के प्रति है पर जिसे वह पूरा नहीं कर रही है। वे दोनों 100 रुपये भेजकर समझते हैं कि सब कुछ कर दिया। 2 साल तक अपने काम और पढ़ाई में डूबे रहकर वह तो भूल ही गई थी कि उस लंबा चौड़ा परिवार है, उस परिवार की समस्याएं हैं।
उसके सामने तो उसका अपना भविष्य था, बड़े बड़े अरमान थे। लेखा यूं ही खाट पर लेटकर आसमान की ओर निहारने लगी। उसे कलकत्ता याद आने लगा। वर्मा और बीनू सिप्रा, मीनाक्षी माथुर, एक एक करके सब याद आए। सुषमा महिम के साथ दार्जिलिंग में कहीं घूम रही होगी। जिस दिन विदा किया था उस दिन सचमुच सुषमा बहुत सुंदर लग रही थी। दिनेश की छुट्टी कब मंजूर होगी? उसने तार से अपने पहुंचने की सूचना दे दी थी। पत्र अभी नहीं लिख पाई थी। कल वह दिनेश को पत्र लिखेगी। टाइप किया हुआ चैप्टर उसके बॉक्स में रखा है, कल उसे भी निकालेगी। पर कुछ कर पाएगी यहाँ? कल तो उसे चाची के पास भी जाना है। कल वह गौरा से बात करेगी। रमेश और सुरेश को जैसे भी होगा अपने पास बिठाएगी। वह इस परिवार के लोगों के साथ घुलेगी मिलेगी। आखिर वह भी इस परिवार की एक सदस्य है। रविवार को सुरेश और रमेश ने प्रस्ताव रखा, भाभी शाम को घाट पर चलिए, कुछ देर नाव पर ही सैर की जाए। हाँ भाभी, आज घाट पर ही शाम बिताई जाए। खाना खूब जल्दी बना लेंगे। और क्या, प्रफुल्लित सी गौरा बोली। अम्मा चले जाए, इजाज़त के लहजे में लेखा ने पूछा। चली जाओ, सब लोगों का मन है तो घूम आओ। तार पर फैली हुई साड़ियों को समेटते हुए अम्मा ने कह दिया, पर उनके स्वर में कोई विशेष उत्साह नहीं था। लेखा जानती है, आज उसने भात के लिए अम्मा को एक अंगूठी और 50 रुपए दिए हैं। आज चाहकर भी उनसे मना करते नहीं बनेगा। भाभी आज तो आपको भी चलना ही होगा, लेखा ने बड़े मनुहार भरे स्वर में कहा। भाभी बरामदे में बैठी अपनी सबसे छोटी लड़की को दूध पिला रही थी। सुनते ही भभक उठी, तुम ही करो नाव के सैर सपाटे। हमारी किस्मत में तो रसोई के ही सैर सपाटे लिखे हैं। कहा ना, आज खाना जल्दी ही बना लेंगे, मैं अकेली ही बना लूँगी बस, उत्साहित सी गौरा बोली। पर भाभी नहीं मानी। लेखा घर के काम में बहुत पटु नहीं है, फिर भी जानती जरूर है, पर जाने क्यों यहाँ उससे कोई काम नहीं करवाता। यूँ छोटा मोटा काम वह कर देती है। उसे भाभी पर तो गुस्सा नहीं आता। वह भाभी की जगह होती तो शायद उसकी भी यही स्थिति होती। पर घर का तनाव और हमेशा की कहा सुनी मन को बोझिल जरूर बना देती है। लेकिन क्या किया जाए। बहती हुई नदी में विहार करते हुए गौरा का मन जैसे बहने लगा था। वह मुग्ध भाव से नदी की ओर देख रही थी। ढीली चोटी में से निकले हुए उसके केस हवा के साथ उड़ रहे थे। उसकी साड़ी का पल्ला उड़ रहा था। शायद उसका मन भी उड़ रहा था। लेखा ने पहली बार गौरा को इतना प्रसन्न, इतना चंचल देखा। सुरेश और गौरा ने मिलकर एक सहगान गाया। सांझ की सूनी दिशाएं संगीत से गूंज उठी। लेखा का मन हुआ वह भी उनके साथ गाए, पर उसे वह गीत नहीं आता था। उसे सुषमा की याद आई, वह अच्छा गाती है, पर कितनी पूछ है उसके गाने की। गौरा के गले में भी लोच है, आवाज़ में सुरीलापन है। नदी बह रही थी, उस पर नाव बह रही थी। उस पर रमेश, सुरेश और गौरा बह रहे थे। चारों ओर संगीत की स्वर लहरियां बह रही थी और आसमान में बादलों के छोटे छोटे टुकड़े बह रहे थे। इस बहाव में गौरा के मन की उदासी और खिन्नता न जाने कहाँ बह गई थी। सुरेश का सिर दर्द बह गया था। लेकिन रात को लेखा ऊपर चढ़ी तो सुरेश सिर पर रुमाल बांधे औंधा लेटा हुआ था। क्या बात है भैया, सिर दर्द कर रहा है? सिरहाने बैठते हुए लेखा ने पूछा। यूं ही जरा सा झट उठते हुए सुरेश ने कहा और एक झटके सिर पर बंधा रुमाल खींच लिया। अरे लेटे रहो, लेटे रहो, आप लोग मेरे साथ तकल्लुफ क्यों करते हैं? लेखा के स्वर में शिकायत थी। सुरेश धीमे से मुस्कुराया। चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए यूँ तो आजकल सारे दिन ही सिर दर्द करता रहता है, पर जरा सा भी पढ़ लूँ तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। अम्मा रुपए देंगी तब तक तो यूँ ही चलाना पड़ेगा। सुरेश दूसरी ओर देखने लगा। लेखा जानती है, अम्मा ने रुपए भात की तैयारी में लगा दिए हैं। लेखा के पास जो कुछ था वह भी उसने अम्मा को दे दिया। भाभी, यदि मैं कलकत्ता आ जाऊं तो क्या कुछ ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता कि कुछ काम भी मिल जाए और पढ़ाई भी चलती रहे? वहाँ तो रात के कॉलेज हैं, उसी में पढ़ लिया करूँगा। मैं आप लोग पर बोझ नहीं बनूँगा। सुरेश के स्वर की मायूसी लेखा को कचोट गई। बोझ? लेखा ने महसूस किया कि इन मासूम बच्चों को दिलों में अभी से यह बात कितने गहरे तक बैठ गई है कि ये बोझ हैं। अभी इन लोगों की उम्र ही क्या है। गौरा भी तो उसके साथ साथ जाना चाहती है। गौरा से फिर बात भी नहीं हो पाई। अम्मा उसे किसी के पास बैठने ही नहीं देती। वह जानना चाहती है कि क्या सचमुच गौरा पाठक जी के लड़के से? ऐसा नहीं हो सकता।
क्या भाभी? सुरेश उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। हो क्यों नहीं सकता, पर यह तो तुम्हारा फाइनल ईयर है, अगले साल आना, सभी इंतजाम हो जाएगा। यूँ छुट्टियों में एक बार आओ, कुछ घूमना फिरना ही हो जाएगा। छुट्टियों में? सुरेश चुप हो गया। लेखा को लगा छुट्टियों वाली बात उसे नहीं कहनी थी। कलकत्ता तक आने जाने का किराया। बहू, ओ बहू, सो गई क्या? छत पर चढ़ते हुए अम्मा ने कहा। लेखा ने सिर पर पल्ला खींचते हुए कहा, नहीं अम्मा, और वह खाट से उठकर खड़ी हुई। सुरेश दोनों हाथों में सिर छिपाकर फिर औंधा लेट गया। अम्मा लेखा की खाट पर बैठ गई और कमर से साड़ी का खुसा हुआ पल्ला निकाल कर बोली, आज तुम लोग घाट पर गए थे तो मैं भी एक काम कर आई। और फिर एक मोटे से धागे में बंधी हुई एक छोटी सी पोटली लेखा के हाथ में देते हुए बोली, कल सोमवार है, नहा धोकर इसे बांध लेना। यह क्या है अम्मा? आश्चर्य से पोटली को उंगलियों में नचाते हुए लेखा ने पूछा। अब ज़्यादा पूछताछ तो करो मत, बस बंधा लेना, अम्मा बड़े गदगद स्वर में बोली। भाई, तुम लोग चाहे जो सोचो न सोचो, हम लोग तो यही इस चिंता में भी घुले जाते हैं। तुम्हारे ब्याह को 4-4 साल होने को आए और घर में कोई बाल गोपाल नहीं। भरी जवानी में ही कोख रुझ जाए, यह भी कोई बात है भला? लज्जित, अपमानित, अवाक सी लेखा अम्मा का मुँह ही देखती रह गई। क्या क्या कह रही हैं अम्मा? यहाँ एक पीर है, नीम के नीचे बैठते हैं, सो उन्हें सब नीम तले का पीर भी कहते हैं। ऐसी ताबीज़ देते हैं कि बस आज तक उनका ताबीज़ अकारथ नहीं गया। लोग दूर दूर से आते हैं, 5 रुपये और 1 गज लाल कपड़ा, सो तुम्हारा घर आबाद हो, बहू तेरे 5 रुपये आ जाएंगे। लेखा ने बाहों में छिपाए दर्द से छटपटाते सुरेश की ओर देखा। उसका मन क्षोभ से भर गया। आज भात जाने वाला है। अम्मा ने बिरादरी में बुलावा फिरवाया है। सवेरे से ही घर में धमा चौकड़ी मची हुई है। भात सजाकर रख दिया गया है। 11 जोड़ी कपड़े और 4 तोला सोना रखा है। कुछ नगद रुपए भी हैं। लेखा आश्चर्य कर रही है, इतना सब अम्मा ने कहाँ से कर लिया? पर अम्मा बहुत खुश हैं। शाम को औरतें देखने आएंगी, भात की सराहना होगी, गीत गावेंगे, बतासे बटेंगे। बड़ी भाभी कई बार रो चुकी हैं। चाची ने कई बार झांक झांक कर देख लिया है। वे शायद बराबर उम्मीद कर रही थी कि उन्हें इस अवसर पर तो बुलाया ही जाएगा। चौके का सारा काम जल्दी जल्दी समाप्त करके गौरा लेखा के पास आई। बड़े सकुचाते सकुचाते बोली, भाभी कोई अच्छी साड़ी दीजिए पहनने के लिए। संकोच के आधिक्य से वह लेखा से आंखें नहीं मिला पा रही है। लेखा ने अपनी साड़ी उसे पहनाई, गले में हार और कानों में टॉप्स भी पहनाए, उसका जूड़ा भी बना दिया। गौरा झेप रही है, वह प्रसन्न है। लेखा को गौरा का यह रूप बहुत अच्छा लगता है। वह चाहती है गौरा हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहा करे। गीत चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पाठक जी का वही लड़का आ गया। अम्मा के तो तेवर चढ़ गए। गीतों से उठकर वे भीतर गई। फिर एक कठोर स्वर आया, गौरा भीतर आ। गौरा साड़ी उतार रही थी और अम्मा बक रही थी, ये तेरे चरित्र तुझे अच्छे रास्ते नहीं ले जाएंगे गौरा, मैं कह देती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों सवेरे से यह नखरा हो रहा था, क्यों बात बात पर हंसी फूट रही थी, बदन थिरक रहा था। देख, लेखा लौट गई। गीत गाकर बतासे लेकर औरतें चली गईं। भात का सामान लेकर बड़े भैया चले गए। खुशी का मौका था, फिर भी एक अजीब सी मायूसी, एक खामोश सी उदासी सारे घर में छा गई। रात को लेखा, गौरा, सुरेश और रमेश सब चुप चुप अपनी खाट पर आ लेटे। सुरेश सिर पर रुमाल बांधे वैसे ही औंधा लेटा है। गौरा दोनों बाहों से आंखें मुंचित लेटी है। वह शायद रो रही है। पास वाली छत पर से रात के सन्नाटे में चाची का बड़बड़ाना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। आज इतनी औरतों को बुलाया और उन्हें नहीं बुलाया। वे अपनी बेसहारा पहाड़ सी जिंदगी और फूल से बच्चों को कोस रही हैं। भाभी ने अपना दिन भर का गुस्सा अकारण ही दोनों बच्चों पर निकाल डाला और वे इतने रोए कि हमेशा चुप रहने वाले पिताजी को भी डांटना पड़ा। और फिर भाभी रोई। उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा, अपने बच्चे को कोसा। अब शायद वे लोग सो गए हैं। नीचे से किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। लेखा ने करवट बदली। उसने सोचा कल वह दिनेश को लिखेगी कि वह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करे। उसे एकाएक ही दिनेश की याद आने लगी। गहरे नीले आसमान के तारे अभी भी वैसे ही झिलमिला रहे थे।
जैसे एक आईना चूर चूर होकर बिखर गया। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।